नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने कल आपके लिए टॉपिक बल कवर किया था, उसके जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर थे वो हमने सारे डिस्कस किए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यांत्रिक तरंग के बारे में। आज के बाद आपका यांत्रिक तरंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है अगर आप इस क्लास में लास्ट तक जुड़े रहें, ठीक है। और ये क्लास हमारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर उनके सिलेबस का पार्ट आपके यांत्रिक तरंग है, जैसे बीपीएससी 4.0, वहाँ भी ये के लिए बहुत ही काम आ सकता है ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला पॉइंट क्या कहता है। कहता है कि जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो याद रखना, जिन तरंगों को फैलने के लिए अगर माध्यम की आवश्यकता होगी तो उन तरंगों को हम लोग यांत्रिक तरंग बोलते हैं। सबसे पहले आप यांत्रिक तरंग चैप्टर चल रहा है तो उसको समझ लीजिए कहते किसको हैं। आगे सेकंड लाइन कहती है कि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो आप पहला बोलेंगे जल तरंगे, फिर ध्वनि तरंगे और स्प्रिंग तरंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इनमें से कौन से यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में जल तरंग दे देगा, बाकी अन्य तरंगे दे देगा। तो आप लोग वहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे जल तरंगे आपके यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। कहता है कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती हैं। ये आपके बीपीएससी 4.2 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था और रेलवे ग्रुप डी के 2011 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना, जो आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे हो सकती हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगे हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है कि ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो आपकी ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग को हम लोग यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा है एग्जाम में किस तरंग को किस तरंग को ध्वनि तरंग कहते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे यांत्रिक तरंग को हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। आगे लाइन कहती है कि यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण किस कारण संभव होता है। तो याद रखना, यांत्रिक तरंगों का जो माध्यम में संचरण होता है ये आपके प्रत्यास्थता और जड़त्वता के कारण जो है ये आपका संभव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यांत्रिक तरंगों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहता है कि सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी जा सकती है या नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है नहीं सुनी जा सकती है। इस आधार पर इन्हें किन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी आपकी हो जाएगी श्रव्य तरंगे, फिर आपकी अपश्रव्य तरंगे, फिर आपकी पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछता है कि जो आपका मनुष्य यानी जो हम लोग हैं मानव लोग, ये आपकी जो है सुनने की श्रव्य सीमा इन लोगों को कितनी होती है आपके मनुष्य की। तो मनुष्य की सुनने की श्रव्य क्षमता जो होती है, श्रव्य सीमा, वो आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जो कि आपका मनुष्य सुन सकता है। आगे कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा कुछ जानवर जैसे कुत्ते तक ध्वनि सुन सकते हैं। जो 5 वर्ष से कम उम्र के आपके बच्चे हैं और जैसे कुछ आपके जानवर हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी एज 5 वर्ष से कम है, तो ये आपके सिर्फ 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। कितने किलो हर्ट्ज तक की? 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं आपके जो भी 5 वर्ष से नीचे बच्चे होते हैं। आगे वाला पॉइंट कहता है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे कैसी होती हैं। तो जो भी आपकी 20 हर्ट्ज से कम होंगी तो वो आपकी अपश्रव्य तरंगे कहलाएंगी, ठीक है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है किन तरंगों को मानव द्वारा सुना जा सकता है। तो याद रखना, जो मानव द्वारा तरंगे सुनी जा सकती हैं वो आपकी अपश्रव्य तरंगे सुनी जा सकती हैं। फिर आपसे कहता है कि गेंडा हो गया, आपका हाथी हो गया और आपकी व्हेल जैसे कुछ जानवर हैं, ठीक है, ये किस तरीके की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसा पूछेगा पेपर में। तो आप लोग जवाब देंगे कि जो है, चाहे आपकी हाथी हो या व्हेल हो या गेंडा हो, ये जो है आपके अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न और संचारित करते हैं, ठीक है। कौन सी तरंगे? अपश्रव्य तरंग उत्पन्न और संचारित करते हैं। कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मुख्य आघात तरंगों के शुरू होने से पहले
कम आवृत्ति की अपस्रव्य उत्पन्न करती हैं, जो संभवतः जानवरों को सचेत करती है। ठीक है, आगे कहता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगे आपकी पराश्रव्य तरंग कहलाती हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है कि डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जैसे जानवरों द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंगे कौन सी हैं? जो आपकी डॉल्फिन हो या चमगादड़ हो या कुत्ते, इनसे जो निर्मित यांत्रिक तरंग होती है वो आपकी पराश्रव्य तरंग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है कि कौन सी उच्च आवृत्ति तरंगे जो बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों पर यात्रा कर सकती हैं, तो आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं। कहता है कठिन पहुंच वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपकी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो भी आपके कठिन पहुंच वाले स्थान होते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, यहाँ पर अगर पहुँचने में कठिनाई हो रही है तो ऐसे स्थानों पर हम लोग पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि इमारतों, पुल, मशीनों, वैज्ञानिक उपकरणों जैसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण में धातु ब्लॉकों में दरारें और खामियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो भी आपकी इमारत है उसमें अगर कोई किसी प्रकार की खामी है या उसमें कोई दरार पड़ गई है, तो इनकी जो है खामियों का पता लगाने के लिए हम लोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन ये भी सारी होने वाली है। कहता है 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगे आपकी पराश्रव्य तरंगे हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते जैसे जानवरों द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंगे कौन सी हैं? तो ये भी आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, सॉरी ये आपका पेज फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन इमारत तक की हो गए। ये है आपका ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सबसे पहले आपसे ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये आपका किससे रिलेटेड होता है? तो हृदय से संबंधित होता है, और शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ईसीजी का। तो इसमें जो है आपकी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, कहता है कि आंतरिक अंगों की छवियों को मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में जाना जाता है। किसको? आपकी जो भी आंतरिक अंगों की छवियों को मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको अगर आपसे पूछा जाए किस के रूप में जाना जाता है, तो ये लाइन आपको जरूर याद रखनी, अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, कहता है किसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए किया जाता है, ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जा सके। तो वहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी का, जिसमें आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं। आगे कहता है किसका उपयोग गुर्दे में बनी छोटी छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। तो उसमें भी हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे कहता है वह कौन सी युक्ति है जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके गहरे समुद्र में वस्तु का पता लगाने में किया जाता है? तो वो आपकी सोनार। ये एक ऐसी युक्ति है जिसका जो है, जो आपके गहरे समुद्र में कोई वस्तु खो गई उसका पता लगाने के लिए आपके इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इस युक्ति का, सोनार का। सोनार का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। आगे कहता है, लास्ट लाइन आपकी कहती है कि पराश्रव्य तरंगों में अधिकतम ऊर्जा क्यों संचित होती है? तो इसमें जो अधिकतम ऊर्जा होती है वो आपकी पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण जो है आपके पराश्रव्य तरंगों में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, आज आपकी जो टॉपिक था यांत्रिक तरंग में इतने ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब जब हम लाएंगे कोई टॉपिक तो उससे संबंधित आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ताकि आपको लगे कि जो आपने प्रश्न पढ़े वन लाइनर वो आपके काम आ रहे हैं। ठीक है, और ये एक एक क्वेश्चन लगभग यहीं से आपकी यांत्रिक तरंग से संबंधित क्वेश्चन जो आपका एक आएगा पेपर में रेलवे ग्रुप डी में, वो आपका यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है।